हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th और 11th ऑफ अप्रैल 2022 के करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, तो इसलिए बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 10th एंड 11th ऑफ अप्रैल 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है। कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो इंडिया में से वर्ल्ड में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से गिना गया है, क्योंकि उसमें अलग अलग 19 तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंजीनियरिंग फील्ड में पढ़ाए जाते हैं। और ये रैंकिंग दी गई है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022। तो बहुत से बच्चे देख रहे होंगे कि सर ये रैंकिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 8 ऑफ अप्रैल 2022 की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन उसमें ये इंपॉर्टेंट निकला, तो उसको दोबारा से कवर कर रहे हैं। तो 100 यूनिवर्सिटीज में से इस इंस्टीट्यूट को, इंडिया के इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है, क्योंकि वो अलग अलग इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को यहाँ पे पढ़ाते हैं। 19 अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। और ये 12th एडिशन जो है वो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो जारी की गई थी, और इसमें आईआईटी खड़गपुर का स्थान आएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो आप देख सकते हैं आईआईटी खड़गपुर उन 100 इंस्टीट्यूट्स में से है जो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग में पढ़ाता है। तो आईआईटी खड़गपुर जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी एक तरह का कॉलेज बन चुका है, एक इंस्टीट्यूट बन चुका है, जो कि इस तरह के कैरिकुलम को लेके आ रहा है, जिसमें इकोनॉमी को नॉलेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब अलग अलग तरह की नॉलेज जो है वो उनको प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि 19 अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स जो है पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप रैंकिंग की बात करोगे तो मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर इसका स्थान जो है वो 37th है। पिछले साल की रैंकिंग में 44 था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 7 स्थानों का जो आप कह सकते हो कि सुधार है, वो यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट की तरफ से देखा गया। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इसने हासिल किया 80th स्थान। पिछले साल 90th था। तो 10 रैंक्स का यहाँ पे भी आप सुधार जो है वो देख सकते हो। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 101 रैंक है इस इंस्टीट्यूशन का पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में तीसरा है, क्योंकि इसको हमने 8 अप्रैल की वीडियो में कवर कर लिया था कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में से सबसे ऊपर है वो आईआईटी बॉम्बे है, दूसरा स्थान जो है वो आईआईटी दिल्ली का है, और तीसरा आईआईटी खड़गपुर का है। और अगर आप आईआईटी बॉम्बे का देखोगे तो 65th रैंक था ग्लोबली, और इसका 72nd था। तो टॉप 100 में सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूशन थे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी के अंदर, और इसका 101वां स्थान है। और आपने याद रखना है कि एक यादवपुर यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल के अंदर, जो कि 5th है बेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन में। अगर आप टॉप 500 वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन देखोगे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग रैंकिंग की गई है। और इसकी ये भी खासियत है कि ये ऐसी पहली या एक ही स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया की है जिसको क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर जो है वो लिया गया है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी कैटेगरी के अंदर। अदरवाइज इसमें आप कह सकते हो कि ये 12th एडिशन है, ये याद रखना है। और ये बाय सब्जेक्ट रैंकिंग है, और इसके अंदर जो है वो अलग अलग 51 डिसिप्लिन जो है वो शामिल किए गए, लेकिन अलग अलग 5 ब्रॉड सब्जेक्ट एरियाज हैं, जिसमें सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट है, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए ने टॉप किया है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर ऑक्सफोर्ड ने टॉप किया है। लाइफ साइंसेज मेडिसिन ने फिर से हार्वर्ड, और नेचुरल साइंस के अंदर फिर से मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। तो ये आप थोड़ा सा एक बार देख लें इसको, ताकि आपको धीरे धीरे करके जो है वो पता लग जाए, क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एवर ऑल प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन? प्राइवेट मिशन है, स्पेस फ्लाइट मिशन है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा जा रहा है। और ये कितने एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हैं? 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हैं। लेकिन खास क्या है कि ये पहला ऐसा प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है जो कि 4 एस्ट्रोनॉट्स को कहां पे लेके जाएगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके जाएगा। और ये है दोस्तों ऑक्सियम 1। इस स्पेस फ्लाइट मिशन का नाम क्या है? इसका नाम है ऑक्सियम 1। और याद रखना है इसको नासा, इसको ऑक्सियम नाम से एक कंपनी है वो आगे लेके जा रही है, और साथ में स्पेस एक्स तो है ही है, क्योंकि स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है एक्सियम 1 को, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है। तो आप देख सकते हो स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। और ये मिशन जो है वो एक्सियम कंपनी, स्पेस एक्स कंपनी और नासा के तरह द्वारा जो है वो कमर्शियल स्पेस वेंचर्स को आगे, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी अपने सैटेलाइट्स को, अपने अलग अलग स्पेसक्राफ्ट को जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजें, ताकि हम अलग अलग तरह के इन्वेंशंस, अलग अलग तरह की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर सकें। और इसमें जो है वो टोटल 4 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे,
लेकिन आपने याद रखना है कि पहला ऐसा कमर्शियल मिशन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा जा रहा है, और ये ऐसा पहला मिशन है जिसमें पूरा का पूरा प्राइवेट स्पेस फ्लाइट जो है वो वहां पे भेजा जा रहा है। और इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स जो है वो भेजे गए हैं। नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा का यूज किया, वहां से इनको भेजा गया, जिसमें 3 तो पेइंग कस्टमर है, मतलब उन्होंने पैसे देके इसमें जगह ली। एक तो लैरी कॉनर है, एक आपके पास आइटन स्टाइब हैं, और एक मार्क पैथी हैं, और एक इसमें नासा के पुराने एस्ट्रोनॉट हैं और एक्सियोम के वाइस प्रेसिडेंट हैं माइकल लोपेस, वो भी इनके साथ गए हैं। तो मतलब टोटल 4 एस्ट्रोनॉट्स गए हैं। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें एक नाम इंपॉर्टेंट है, लैरी कॉनर, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों जरूरी है। और ये 4 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच जाएंगे 9 अप्रैल को, मतलब ऑलरेडी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। फिर ये वहाँ पे जो है उनकी जो लेबॉर्ट्री है वहाँ पे डॉक करेंगे, मतलब वहाँ पे उतरेंगे। फिर जो है अलग अलग तरह की रिसर्च वहाँ पे होगी। 10 दिन का ये मिशन है, इसमें स्टडी और रिसर्च की जाएगी कि ह्यूमन ब्रेन के ऊपर किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ रहा है, कैंसर रिसर्च के ऊपर काम किया जाएगा, और स्पेस हैबिटेट को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं ताकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कल को रुकने की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए। तो ये सारी की सारी रिसर्च इन 4 एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा की जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं पहले ही बता रहा था, लैरी कॉनर का नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे जो है वो साइंटिस्ट बन चुके हैं, आप कह सकते हो, या एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो ओशन के सरफेस को भी टच करके आए हैं और साथ ही साथ आउटर स्पेस में भी गए हैं एक ही साल के अंदर। तो 2022 में ये रिसेंटली ओशन सरफेस नीचे तक जाके आए हैं, अब ये स्पेस में भी चले गए इस मिशन के थ्रू। तो ये ऐसे पहले इंसान जो है वो बन चुके हैं। तो याद रखना है, ये मिशन स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, नासा और साथ में एक्सियम कंपनी का ये एक टाई अप था। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को याद रखें, ये एक ऐसा स्पेस स्टेशन है जो लो अर्थ ऑर्बिट में जो है वो काम में लाया जाता है, और इसमें एस्ट्रोनॉट जो वो रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, और ये 6 कंट्रीज का एक तरह से बनाया हुआ जो है वो ग्रुप था। लेकिन अब ये 5 कंट्रीज का बनाया हुआ ग्रुप है, और उसमें कौन कौन से हैं? नासा है इसमें, रॉसकॉस्मोस है जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा है इसमें, जाक्सा जापान की एजेंसी है, इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और इसमें कैनेडियन स्पेस एजेंसी है। पहले इसमें एक और होती थी, जब स्टार्ट किया गया था चाइना भी था, लेकिन चाइना फिर अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है तो उसको यहाँ से अलग किया गया, और ये 5 कंट्रीज का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि रिटायर हो जाएगा 2030 के आसपास। और स्पेस एक्स के बारे में याद रखना है, इस कंपनी की शुरुआत 2002 में की गई थी। एलन मस्क जो है वो इसके हेड हैं, इसका हेडक्वार्टर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एयर फोर्स कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस की गई है, वो कहाँ पे हुई है? एक स्टैटिक क्वेश्चन है, सिंपल है। याद रखना है कि एयर फोर्स कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस राजनाथ सिंह जी जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने होस्ट की है, और ये कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली, और ये कहाँ पे हुई है? वायु भवन में। और ये 3 दिन की जो एक आप कह सकते हो पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो इसका थीम क्या था? ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ये इसका थीम था। मेन इसमें डिस्कशन हुई है कि क्या हम हर तरह की लड़ाई के लिए प्रिपेयर हैं, क्या हम जितने भी चैलेंजेस हैं उनके लिए तैयार हैं, या जितने भी हमारे पास टास्क हैं, काम हमें दिए गए हैं, क्या हम उनको पूरा कर लेंगे। तो कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद यही है कि अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को स्मार्ट और सही तरीके से जो है वो टैकल करना, उसको ठीक तरह से आगे लेके जाना। और इसमें जो अलग अलग थ्रेट्स जो हैं वो खास करके जो ड्रोन से पैदा हुए हैं उसको हमने जो है वो दूर करना है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑलरेडी जो है वो एक प्रोग्राम लॉन्च कर चुकी है, मेहर बाबा कंपटीशन 2, और ये ड्रोन इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के अंदर प्रमोट हो सके उसके लिए किया गया है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन की इंडिया के अंदर हो सके और डिफेंस सेक्टर को हम सेल्फ रिलायंट बना सके। इसको याद रखना आपने। और इंडियन एयरफोर्स ने यह भी बताया कि हमने जो है वो बहुत ही अच्छा ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोग्राम ऑपरेशन गंगा चलाया था। पता होना चाहिए कि ऑपरेशन गंगा क्या है। ये 26 फरवरी 2022 को चलाया गया था। यूक्रेन और रशिया के अंदर वॉर स्टार्ट हुई, जिसके बाद जो इंडियन नेशनल्स हैं वो यूक्रेन के अंदर फंस गए, और करीब करीब 20,000 के आसपास इंडियन जो है वो रशिया यूक्रेन की वॉर के दौरान फंस गए। लेकिन हम बहुत ज़्यादा इंडियंस को, मैक्सिमम इंडियंस को हम जो हैं वो इंडिया में वापस ले आए हैं। तो याद रखना, एक तो मेहर बाबा कंपटीशन 2 को लॉन्च किया गया, ड्रोन इंडस्ट्री के लिए है, ऑपरेशन गंगा क्या है, और ये थीम जो है वो ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज जो है इसका रखा गया है। अगला आते हैं, उसका नाम बताना है जो कि इंडिजीनियसली डेवलप की गई है, पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी। तो आप कह सकते हो एक प्रोस्थेटिक नी का निर्माण किया गया है, एक ऐसी नी बनाई गई है आर्टिफिशियल तरीके से, ताकि आप उसका यूज़ करके अच्छे से चल सकते हो, अच्छे से बैठ सकते हो। तो इसका नाम जो है वो क्या है और कौन से इंस्टीट्यूट ने इसको लॉन्च किया है?
तो याद रखना है दोस्तों, इस प्रोस्थेटिक नी का जो नाम है वो है कदम, और इसको लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो आईआईटी मद्रास की तरफ से इस प्रोस्थेटिक नी को जो है वो बनाया गया है। ये आप देख सकते हो, ये है प्रोस्थेटिक नी, और इसका यूज करके आप एक नॉर्मल इंसान की तरह चल सकते हो, बैठ सकते हो, कई एक्टिविटीज कर सकते हो। तो जो लोग बिल्कुल आप कह सकते हो उनकी जो टांग जो है वो कट चुकी है या काम नहीं कर सकती, तो आप जो है वो इसके थ्रू कंफर्टेबली काम जो है वो कर सकते हो। तो इसमें अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं ताकि रोटेशन जो है वो लेग की कई तरीके से की जा सके। इवन 160 डिग्री तक जो है वो नी को जो है वो मोड़ा जा सकता है, जिससे आप कई जगह पे आराम से बैठ सकते हो, कई अलग अलग जगह पे आप आराम से चढ़ सकते हो, बस के ऊपर, ऑटो के ऊपर, और उसमें ट्रेवल कर सकते हो। इवन इसमें 4 बार ज्योमेट्री का यूज किया गया है, जिसके कारण अगर कोई अनइवन टेरेन है, कोई ऐसा मैदान है, उबड़ खाबड़ वाला मैदान है, उसमें भी आप आराम से चल सकते हो। तो आपने याद रखना है, ये पहली बार हुआ है कि इंडिया में कोई ऐसी प्रोस्थेटिक नी जो है वो तैयार की गई है, और ये आईआईटी मद्रास की तरफ से लॉन्च किया गया, और इसका नाम क्या है? कदम। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन से बैंक ने विकास श्री संपत 1111 ए न्यू डिपॉजिट स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, और इसका मतलब है इतने दिन के लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई, मतलब इतने दिन के लिए आपको ये फिक्स डिपॉजिट टाइप स्कीम जो है वो मिलेगी, और ये दोस्तों है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो जो चेयरमैन है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के, जिनका नाम है पी गोपी कृष्णा, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया, विकास श्री संपत 1111। तो इतने दिन के लिए अगर आप पैसा रखते हो तो इतना आपका पैसा जो है वो बढ़ सकता है। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो इतने दिनों के लिए अगर आप पैसा रखते हो तो आपको 5.70% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप नॉर्मल लोगों के अंदर आते हो, अगर सीनियर सिटीजन के अंदर आते हो, तो आपको 0.50% जो है वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा। और इसमें हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो अलग अलग तरह से प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेविंग जो है वो की जा सके। लेकिन मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 10,000 से लेके मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक का डिपॉजिट जो है वो इसमें किया जा सकता है। और ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो अगर आपको चाहिए तो इस स्कीम से जुड़ सकते हो आप। और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के बारे में याद रखना है, पी गोपी कृष्णा जो है वो इसके चेयरमैन हैं। हेडक्वार्टर इसका धारवाड़ में है, और इसको 2005 में इसको ढूंढा गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी स्टेट ने एक एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है करप्शन फ्री एप्लीकेशन 1064। तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है स्टेट का, ताकि उस स्टेट को करप्शन फ्री बनाया जा सके, और ये लॉन्च किया है उत्तराखंड ने, और उत्तराखंड का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको लॉन्च किया है, लेकिन इसका उद्घाटन जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी उन्होंने किया है। तो आपने याद रखना है, पुष्कर सिंह धामी जी ने इस हेल्पलाइन नंबर और इस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। तो कोई भी बंदा इस एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर कर सकता है अपनी कंप्लेंट को, अदरवाइज वो 1064 नंबर को डायल भी कर सकता है, उसके थ्रू भी अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकता है। और नंबर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी कर दिया गया है, और इसका मेन मकसद यही है कि स्टेट को करप्शन फ्री बनाया जा सके और गुड गवर्नेंस के ऊपर फोकस जो है वो किया जा सके, लोगों को हर तरह की जानकारी मुहैया करवाई जा सके। और अगर कोई ऐसा पाया गया, कोई करप्ट एम्प्लॉय पाया गया, तो उसके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, और जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनको दूर किया जाएगा। और सारी की सारी कंप्लेंट्स अगर एप्लीकेशन के ऊपर आती हैं तो पूरा का पूरा डाटा जो है वो सेफ रखा जाएगा, उसमें कोई भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कि किसने कंप्लेंट की थी। और अगर एप्लीकेशन के ऊपर कोई और तरह की कंप्लेंट आती है जो कि विजिलेंस से रिलेटेड नहीं है, तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट में भेज दी जाएगी, ताकि उसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी हो सके। तो अपने याद रखना है दोस्तों, ये स्टेट कौन सी है? उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंपनी ने ओहम क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप किया है ताकि वो हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी सॉल्यूशंस जो है वो ढूंढ सकें, हाइड्रोजन बेस्ड जो है वो बसेस, हाइड्रोजन बेस्ड कार्स जो हैं वो निकाली जा सकें, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया जा सके। और ये कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। और ओहम क्लीन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई अप किया है ताकि एक हाइड्रोजन फ्यूल रिलेटेड स्टार्टअप जो है वो आगे बढ़ाया जा सके, और साथ में आप कह सकते हो कि 9 मीटर लंबा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड ई बस जो है वो बनाई जा सके। तो इसका मेन मकसद यही है कि 9 मीटर हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड ई बस बनाई जा सके, और एक लिक्विड ऑर्गेनिक हाइड्रोजन करियर सोल्यूशन जो है बनाया जा सके, ताकि लोगों को इधर उधर लेके जाने में आसानी हो सके। और ये स्टार्टअप को हेल्प कौन कर रहा है? आईआईटी गुवाहाटी कर रहा है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम फोकस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर किया जाएगा कि वहां पे हाइड्रोजन इकोनॉमी बनाई जा सके, वहां पे हाइड्रोजन से रिलेटेड व्हीकल्स जो हैं वो बनाए जा सकें। तो ये पार्टनरशिप जो है वो आत्मनिर्भर भारत बनाएगी इंडिया को, और आप कह सकते हो अलग अलग तरह के रास्ते इसमें ओपन होंगे हाइड्रोजन इकोनॉमी को लेके, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। और इस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो हाइड्रोजन जनरेशन के ऑलरेडी चल रहे हैं,
और जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है वो ओहम क्लीन टेक्नोलॉजी को स्पॉन्सर करेगा ताकि हाइड्रोजन स्टोरेज हो सके, ट्रांसपोर्टेशन हो सके और इसको अलग अलग व्हीकल्स में यूज़ किया जा सके और हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड ई बस को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चलाया जा सके। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में याद कर लें, इसका हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा में है, नोएडा उत्तर प्रदेश में। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है सुशील चंद्र मिश्रा, सुशील चंद्र मिश्रा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके साथ एमओयू साइन किया ताकि टेक्निकल कोलैबोरेशन दोनों कंपनीज के बीच में की जा सके, और ये ऑर्गेनाइजेशन है इसरो। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, और एक नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ टाई अप किया गया जो कि किसका है, इसरो का, ताकि टेक्निकल कोलैबोरेशन हो सके, दोनों एक दूसरे का सहयोग जो है वो दे सकें। अब यूआईडीआई को क्या जरूरत थी उनके साथ टाई अप करने की, तो जो नेशनल रिमोट सेंसिंग हमारे पास सेंटर है, ये एक बुवान आधार पोर्टल बनाएगा। इस पोर्टल की मदद से हर तरह की इंफॉर्मेशन आधार सेंटर की आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये डेवलप कौन करेगा, इसरो का सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, किसके लिए, आधार के लिए या यूआईडीआई के लिए। और ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो एक वेब बेस्ड पोर्टल बनाएगा जिसमें सारा का सारा डाटा कलेक्ट भी होगा, इकट्ठा भी होगा, जो भी नई इनरोलमेंट्स आधार की होती हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, ताकि लोगों को हर तरह की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जा सकें। तो जितना भी कलेक्टेड डाटा होगा वो क्वालिटी वाइज आप कह सकते हो रीजनल अथॉरिटीज़ को भी दिया जाएगा, ताकि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की जांच हो सके, क्या वो रेजिडेंट वहीं का है उसके बारे में जांच जो है वो की जा सके। तो इसके लिए केवाईसी जो है वो किया जाएगा। लेकिन आपने यूआईडीआई के बारे में याद रखना है, इसकी स्थापना जो है वो 2016 में की गई थी। इसके जो सीईओ हैं वो डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं, डॉक्टर सुभाष गर्ग, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कितनी परसेंटेज जो है वो डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट या एक्विजिशन के लिए दे दी गई है, जितना पूरा का पूरा डोमेस्टिक प्राइवेट इंडस्ट्री का आप कह सकते हो पूरा का पूरा बजट था डिफेंस सेक्टर का फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। तो बहुत बड़ी बात है कि डोमेस्टिक प्राइवेट इंडस्ट्री डिफेंस सेक्टर के अंदर इंप्रूव हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंडिया में बने। तो उसके लिए सरकार ने कुछ पैसा रिजर्व रख दिया है कि आप इतना जो है वो प्राइवेट कंपनीज को आगे बढ़ाने में लगाओगे, और वो है 25%। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। तो प्राइवेट इंडस्ट्री, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को या स्टार्टअप्स को डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर आगे बढ़ाने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है वो 25% जो है वो डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट एक्विजिशन बजट, जो कि ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ के आसपास बनता है, वो डोमेस्टिक प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए रख दिया है, ताकि वहां से वो चीज़ें बनाएं, हम जो हैं वो इतने पैसे से उसको खरीद सकें। तो बहुत बड़ी बात है कि हम सेल्फ रिलायंट इंडिया को डिफेंस सेक्टर के अंदर लेके आ रहे हैं। तो 1500 करोड़ रुपया जो है वो प्रोक्योरमेंट जो है वो स्टार्टअप से ली जाएगी, जिसमें इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्टार्टअप्स होंगे, और डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट जो है उसके अंदर से की जाएगी। मतलब 1500 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है वो सिर्फ स्टार्टअप के ऊपर खर्च की जाएगी, और वहां से वो डिफेंस का मटेरियल खरीदा जाएगा। और इंडिया ने इस साल जो है वो 5.25 लाख करोड़ रुपए का मिलिट्री स्पेंडिंग के ऊपर जो है वो बजट में कहा है, जिसमें से टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 1.52 लाख करोड़ है, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया जाएगा। तो याद रखना है। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। हाइलाइट्स जो आरबीआई की फर्स्ट बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट है 2022-23 की पहली रिपोर्ट दी गई है, और इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो ग्रोथ का अनुमान लगाया गया वो 7.2% लगाया गया है। इससे पहले 7.8% लगाया गया था। तो आरबीआई ने थोड़ा सा ग्रोथ रेट जो है वो कम कर दिया, और उन्होंने कहा है कि Q1 जो अभी चल रहा है इसमें 16.2% ग्रोथ होगी, जो Q2 है उसमें 6.2% होगी, जो Q3 है उसमें 4.1% होगी, और जो Q4 है वो 4% होगी, लेकिन ओवरऑल 7.2% होगी। और ये पूरी की पूरी प्रोजेक्शन जो की गई है वो एक अजम्पशन से की गई है कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो $100 प्रति बैरल जो है वो रहेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर 23 के दौरान, और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन भी वो लेके चल रहे हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर का। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक डिस्कशन पेपर क्लाइमेट रिस्क और सस्टेनेबल फाइनेंस के ऊपर रिलीज किया जाएगा, बहुत ही जल्दी इसको पब्लिश किया जाएगा, और इसका मेन मकसद यही होगा कि क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट है या फाइनेंशियल रिस्क जो है वो कितना क्या क्लाइमेट का फाइनेंशियल पूरी स्टेबिलिटी के ऊपर, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और आरबीआई ने कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी जो है वो यूपीआई के माध्यम से कर दी है सारे एटीएम्स में। इससे पहले क्या होता था कि कार्डलेस कैश विड्रॉल जो है वो एटीएम में ही होता था, और वो भी उसी बैंक का एटीएम होना चाहिए जिस बैंक का आपके पास जो है वो आप कार्डलेस करना चाहते हो, उसी में आपका अकाउंट होना चाहिए। लेकिन अब ये यूपीआई के माध्यम से आप किसी भी एटीएम में जो है वो कार्डलेस ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, आप कोई भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो।
तो दोस्तों याद रखना है, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल सेम है बाकी सारी चीज़ों का। रेपो रेट जो है वो 4% है, पहले भी इतना ही था। रिवर्स रेपो 3.35 है, एमएसएफ जो है वो 4.25 है, बैंक रेट जो है 4.25 है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और एक फ्रांस की फर्म है जिसका नाम है एलडीसी, दोनों ने एक पैक्ट साइन किया है। $100 मिलियन जो है वो दोनों लोन अमाउंट के तौर पे प्रोवाइड करेंगे छोटे किसानों को। लेकिन ये सिर्फ इंडिया के किसानों को नहीं प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, ये इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम के किसानों को ये लोन दिया जाएगा एक इकोनॉमिक पैकेज की तरह, ताकि जो कोविड-19 का उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है उसको कम किया जा सके। तो इसमें 50,000 छोटे किसानों को चुना जाएगा जो कि चावल हो गया, रुई होगी, कॉफ़ी हो गया, उनके कल्टीवेटर्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनको ये पैसा दिया जाएगा ताकि उनकी इनकम में वृद्धि हो सके और कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ा है उससे उनको उबारा जा सके। और टोटल $100 मिलियन मतलब आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 760 करोड़ रुपए जो हैं वो उनको दिए जाएंगे। वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं, जिसमें पहला है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने विकास श्री संपत्त 1111 डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है कि इतने दिन के लिए अगर पैसा बैंक में रखते हो तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। बंधन लैंड ग्रुप जो है वो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड को खरीद रहा है 4500 करोड़ रुपए में, ये आपने याद रखना है। 4500 करोड़ रुपीस में इसको खरीदा जा रहा है। और बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग जो है वो एक कंपनी है प्राइवेट सेक्टर बंधन बैंक की, और साथ में याद रखना है कि एचडीएफसी 3% स्टेक जो है वो बंधन बैंक में अपना बेच रहा है। बंधन बैंक जो है वो 2 बार आ चुका है, तो याद रखना है इसके एमडी और सीईओ जो हैं वो चंद्रशेखर घोष हैं। इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है और टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई, आपका भला सबकी भलाई। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2 वर्किंग ग्रुप्स जो हैं वो बना दिए म्यूचुअल फंड्स के लिए, ताकि म्यूचुअल फंड्स को सेव किया जा सके, म्यूचुअल फंड की ग्रोथ जो है वो की जा सके, इनोवेशन इंडस्ट्री में हो सके म्यूचुअल फंड्स की, और साथ में जो म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए लोग हैं उनको नुकसान कम से कम हो, उसके बारे में ये 2 वर्किंग ग्रुप्स जो है बनाए गए हैं। तो सेबी के बारे में याद रखना है, सेबी के चेयरपर्सन जो है मधाबी पुरी हैं, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, मुंबई में। नेक्स्ट, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने जो है वो एक नया वर्जन लॉन्च किया है हेल्थ बेनिफिट पैकेज का अंडर आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना। इसमें 365 नए प्रोसीजर जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब आप कह सकते हो अब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्राइस रख दिया गया है और आपको जो है वो फ्री ट्रीटमेंट मिल सके 5 लाख रुपए तक का, उसमें और फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो करप्शन फ्री उत्तराखंड एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ सीआरपीएफ वेलर डे जो है वो मनाया गया 9 अप्रैल को, उनका बहादुरी दिवस जो है वो मनाया गया। इसको शौर्य दिवस भी कहा जाता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, और इस दिन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना हुई थी। और साथ ही साथ आपने याद रखना है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो योगदान रहा है वो 1965 की बैटल में जो इंडिया और पाकिस्तान की थी, जो सरदार पोस्ट में इन्होंने अपना बहुत बड़ा काम किया रन ऑफ कच्छ गुजरात वाले एरिया में पाकिस्तान के खिलाफ, वो बहुत ही अच्छे से उसको संभाला है। और इस बार हम 57 सीआरपीएफ वेलर डे, उनका बहादुरी दिवस जो है वो मना रहे हैं। क्या आपको पता है कि पहले डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के कौन हैं? वो थे वीजी कानेतकर, याद रख सकते हो वीजी कानेतकर। और सीआरपीएफ के करंट डायरेक्टर कौन है? कुलदीप सिंह, याद रख सकते हो कुलदीप सिंह। तो सीआरपीएफ वेलर डे, उनका बहादुरी दिवस। तो 9 अप्रैल 2022 के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि उस अकाउंट को क्या कहते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तो इसको कहते हैं डीमटीरियलाइज अकाउंट। तो आंसर क्या होगा? डीमैट अकाउंट। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? व्हेन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो जैसे ही परचेजिंग पावर मनी की कम होती है तो महंगाई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।